कि रील्स में आप बड़ी अजीब अजीब सी रेमेडीज भी बताती हैं। सारी रेमेडीज जो हमने बताई हैं, ये सारी रेमेडीज टाइम एंड टेस्टेड है और लिखी हुई हैं एक किताब में जिसका नाम है लाल किताब। आपकी जो चीजें लिखी है ना गरिमा, वो होंगी, उसकी इंटेंसिटी को या उस दुख को आप कितने सुख में बदल सकती हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कुछ लिखा ही है तो फिर जो रेमेडीज है वो करने से क्या फायदा? वही बता जो रही हूँ। लिखा है वही होगा। क्योंकि क्या सच में ब्लैक मैजिक होता है? 100% होता है। देखो अभी ये माला है ना, आप इसको ना अपने आप इंटेंशन देना, अपनी माला से देना घर पे, है ना। अब इसको आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब आप मन में सोच लो कैसे घूमना चाहिए। मैं सोचूं? सोचो सोचो और इसी को देखते रहो। क्या ऐसे घूम रहा है जो आपने सोचा? हाँ। मेरी कुंडली में इतना पॉपुलर होना नहीं लिखा है, मेरी कुंडली बिल्कुल बेकार। भावना उपाध्याय की कुंडली बिल्कुल बेकार। अच्छा, आपकी खुद की कुंडली बिल्कुल बेकार। बार बार पंडितों के, ब्राह्मणों के, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाना बंद कर दो। अब जब प्रेमानंद जी से आप मिलोगे ना, तो आप उनकी ऑरा को समझ पाएंगे, आप उनकी पॉजिटिविटी को समझ पाएंगे। वो कहते हैं सिर्फ नाम जप करो, कुछ मत करो। वो पैसे कमाने वाली रेमेडी। देखिए, आपको तेज पत्ता लेना है और उसके ऊपर जो अमाउंट चाहिए वो लिख देना है कि यूनिवर्स के पास ना बहुत पैसा है, बहुत फेम है, बहुत नेम है, तभी तो वो लोगों को दे रहे हैं ना। अंबानी इसको क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है ना, क्यों बिलीव करते हैं। पति को वश में कैसे करें? पति को वश में करने के लिए पति से सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन आपको परफ्यूम लेना है। फ्राइडे क्यों? क्योंकि शुक्र देव का दिन है, लक्ष्मी माता का दिन होता है। आज हमारी गेस्ट हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय जी। आपने अक्सर इनकी वायरल रील्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। उसमें ये तमाम रेमेडीज भी बताती हैं। तो हमने सोचा उन रेमेडीज के पीछे का साइंस क्या है और लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो इसीलिए आज हमारी गेस्ट है भावना उपाध्याय जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव एंड वेलकम टू जी स्विच। कैसा लग रहा है आपको बात करके मुझसे? हम ऑफ कैमरा बहुत सारी बात कर चुके हैं। हाँ, ऑफ कैमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस अभी अपनी कुंडली आपको दिखाने ही वाली थी। बट मैं ये समझना चाहती हूँ, हम बाकी चीज़ों पर आगे आएंगे, कि आपका बैकग्राउंड क्या है। लोग रील्स में आपको देखते हैं, बट लोग जानना चाहते हैं कि जो आप बताती हैं वो आपने कहाँ से सीखा है, क्या बैकग्राउंड रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ। बी फार्मेसी मैंने किया है और फार्मा पढ़ने के बाद जब समझ आता है तो दवाइयों में हमें बहुत कुछ समझ आता है, हमें मेडिसिन में बहुत कुछ समझ आता है, सर्जरी की बहुत सारी चीज़ें मैंने समझी। और बहुत साल अपनी ज़िंदगी के जैसे बोलते हैं ना, करियर की शुरुआत जब करी तो समझ ही नहीं आता था कि अकल्ट क्या है, सिर्फ साइंस समझ आती थी। बट अब अकल्ट साइंस समझ आती है और वो साइंस मैंने पीछे छोड़ दी है कहीं, क्योंकि जहाँ साइंस खत्म हो जाती है ना गरिमा, वहाँ से अकल्ट की शुरुआत होती है, वहाँ से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। और बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली में जब मैंने जन्म लिया तो मुझे इतना समझ नहीं आता था। मुझे लगता था ये सब ऐसे ही पाखंड कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ही हैं। अपने घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है ना, तो वो ही समझ आता था। नानू के जब लोग पैर छूते थे, उनको इतना सारा सोना, इतनी सारी चीज़ें दे के जा रहे होते, तो मैं कहती थी पागल हो गए क्या लोग, क्यों इतना सारा गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं समझ आ रहा होता था तभी। और जब आप यंग होते हो ना, जब तक आपके साथ कुछ खुद नहीं होता तब तक आप किसी विद्या में बिलीव नहीं करते हो। चाहे आपके घर के लोग कितने भी प्रखर पंडित हों, आप यू डोंट बिलीव, राइट? तो कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ। 10 साल मैंने अपने साइंस को दिए, अपने करियर को दिए, अपनी कंपनी बनाई। एक बहुत अच्छी मेडिकल डिवाइसेस की मेरी कंपनी रन करती हूँ मैं, वो मैंने चलाई। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पे काम करने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, जीवन में जब कोविड का दौर था तब से लेके और आज तक मैं सिर्फ अकल्ट में ही काम कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है। जैसे आपने पूछा कि इसमें भी बहुत पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ाई है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है। आप कभी भी पढ़ते पढ़ते ये नहीं बोल सकते कि मुझे एस्ट्रोलॉजी 100% अभी आ गई है। इतनी पढ़ाई है इसमें, इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इतनी सारी आपको एक्सपीरियंस बहुत करना पड़ेगा। और गरिमा, कभी भी ना एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ने से नहीं आती है। आप कितने भी पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, बट आप प्रिडिक्शन करना, आप लोगों को जानना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और आपने जो उपाय बताए हैं उससे उनका फ़ायदा होना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान पे, आपके आज्ञा चक्र पे, आपकी मेडिटेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रबल कितनी है वाणी, आपकी वाणी से जो शब्द निकले वो कितने ज़्यादा पूरे होने वाले हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, फेमस तो बहुत कम है ना। बट जैसे मैं ये समझना चाहती हूँ, आपके रील्स में आप बड़ी अजीब अजीब सी रेमेडीज भी बताती हैं। सॉरी मैं वर्ड ही यूज कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल। वो रेमेडीज वगैरह जैसे आपने कहाँ से सीखा है कि ये ऐसे करना ये सारी होता है? रेमेडीज जो हमने बताई हैं, ये सारी रेमेडीज टाइम एंड टेस्टेड है और लिखी हुई हैं एक किताब में जिसका नाम है लाल किताब। बहुत सारी किताब है
एस्ट्रोलॉजी की, उसमें से एक लाल किताब, आपने भी सुना होगा, लाल किताब का जिक्र आपने हाँ, सुना नाम होगा, सुना है मैंने। नाम सुना है ना। हाँ। तो उसी में सारी रेमेडीज लिखी हुई हैं कि आप कोई भी चीज़ किसी भी ग्रह की बहुत छोटे छोटे तरीके से अगर आप अपने ग्रहों को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप लाल किताब पढ़ लो, आपको सारी चीज़ों का समाधान उसमें मिल जाएगा। कि अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर हल्दी से स्नान कर लेंगे तो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। ये तो हमारे आयुर्वेद में भी हम लोग बोलते हैं, हमारी दादी नानी भी बोलती थी कि जुकाम हो गया है, कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, हल्दी का दूध पिला देती थी बच्चे को। लॉजिक तो वहाँ पे हाँ, भी ये था, तो रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम प्याज और लहसुन का उपयोग कराते हैं कि ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो लहसुन और प्याज अपने साथ बांधो और चले जाओ। अब हमारी दादी नानी क्या करती थी, जब हमें तेज़ बुखार हो जाता था और बुखार नहीं उतरता था तो हमारे पैर पे लहसुन को रब किया जाता था, हमारे पैर पे गांठ बांध दी जाती थी जो प्याज की होती है, उससे बुखार उतर जाता था बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो आयुर्वेद में लिखी हैं, जो हमारी साइंस में लिखी है, उसी का अच्छा वर्जन अकल्ट है। अच्छा, जैसे मुझे एक चीज़ समझनी थी कि आपने जो ये बताया कि लहसुन पैर पे रगड़ देते थे तो उससे हो जाता था, बुखार वगैरह सही हो जाता था, लेकिन कई ऐसी भी आप रेमेडीज़ बताते हैं कि जैसे अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो ये कीजिए तो काम बन जाएगा, तो बिल्कुल। उसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, उसके पीछे यही साइंस है कि आप कितने बिलीफ सिस्टम के साथ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो बिलीफ सिस्टम हाई होना चाहिए। अगर हम भगवान को मानते हैं तो किसी इंसान के लिए भगवान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप क्रिश्चियंस को ले लीजिए, आप मुस्लिम्स को ले लीजिए, आप किसी और धर्म के इंसान को ले लीजिए, आप हमारे को छोड़ दीजिए, हिंदू को, तो कोई भगवान थोड़ी ना उनके लिए तो सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। और सभी धर्मों के लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, या बहुत सारे लोगों से लेते होंगे मुझे लग रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि बिलीव है कि हाँ, ऊपर वाला कोई तो है जो हमें देख रहा है, राइट? तभी हम उससे डर भी रहे हैं कि हाँ, हम अच्छे कर्म करें, हमें दिख रहा है कि कोई तो है हमें जो देख रहा है। तो आप जब डर रहे हो, जिस इंसान से डर रहे हो, जिस भगवान से आप डर रहे हो, वो एनर्जी कौन है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एनर्जी कौन है जिसके आप ऊपर बिलीव कर रहे हो। उस एनर्जी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दालचीनी का उपयोग हम बहुत कराते हैं, या कुछ लिखने वाली रेमेडीज़ अगर आपने मेरी देखी होंगी, कि तेज पत्ते के ऊपर ये चीज़ लिख लीजिए और ये काम हो जाएगा 100%, और लोगों का काम होता है। ऐसा क्यों गरिमा? क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम पहली बात काम कर रहा है, और दूसरी चीज़ हम उसकी एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आसपास के लोग हैं आपके, और आप आज ब्लैक कलर पहन लीजिए, आप एकदम से उनकी एनर्जीज को अपने अंदर घुसा लेंगी। आप सफ़ेद पहन के कितने भी नेगेटिव लोगों से मिल लीजिए, आपके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। तो जो ये रंगों का खेल होता है कि हर चीज़ का खेल है। कई लोगों ने मुझे भी ऐसे बोला कि आप जैसे ट्यूसडे को लाल रंग का पहना कीजिए, थर्सडे को येलो पहना कीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होगा। कपड़ों से मेरा दिन कैसा जाएगा ये कैसे डिपेंड कर सकता है? मैं समझना चाहती हूँ क्या सच में होता है? गरिमा जी, जब आप एक दिन सो के उठ के स्टूडियो ऐसे आ जाना, बिना नहाए धोए, बिना कपड़े ढंग के पहने, आप सिर्फ ऐसे लोअर टी शर्ट में आ जाना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप खुद से इमेजिन करके देखिए, होगा कि नहीं होगा। एक दिन आप बहुत सुंदर सवर के आई हैं, आपको बढ़िया लग रहा है कि आज मैंने तो नया कोट पहना है, बढ़िया नए शूज़ पहने हुए, आज तो मैं बढ़िया लग रही हूँ। आपको खुद को पता है कि मैं बढ़िया लग रही हूँ, आपको आसपास के लोगों का नज़रिया वही लगेगा जो आप चाहती हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मांड में बैठे हैं और एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है हमारे साथ, जिसको हम कहते हैं भगवान की दुनिया। उस दुनिया को आपने ये प्रिटेंड करके दिखाना है जी मैं तो खुश हूँ। भगवान क्या समझेगा? बड़ी खुश है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत रोता रहता है, मम्मी आप बिल्कुल खाना बेकार बनाते हो, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, सब बिल्कुल वो नेगेटिव बातें करता है हमेशा। एक बच्चा उसी माँ का है, वो बोलता है बहुत हंस हंस के, वाह मम्मी आपने तो मुझे कल वो खीर खिलाई थी, बढ़िया अच्छी थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब एक माँ के पास जब वो दूसरा बच्चा जा रहा है जो रोता रहता है, माँ को पहले से पता है ये तो रोता ही रहेगा, ये भी कुछ कंप्लेन लेके आने वाला है कि कुछ तो खाया है इसने, ये कंप्लेन बताने वाला है मेरे को। अब उसके मन में वो चीज़ बैठ गई माँ के। इसी तरीके से आप समझ लीजिए भगवान के हम बच्चे हैं, आप भी हैं, मैं भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, आप बहुत हंसते रहते हो। अब मैं भगवान से कोई भी बात करने जा रही हूँ, किसी भी टेम्पल में कुछ भी मांगने जा रही हूँ, विश मैं मांग रही हूँ, भगवान को पता है आ गई फिर भावना रोने। आप जाएंगी दरबार के अंदर, आपको देखते ही भगवान खुश, चाहे आप जाओ भी नहीं, आप सिर्फ बात करने के लिए ऐसे प्रेयर कर लिए बैठ जाओ, जाने की जरूरत थोड़ी ना, भगवान तो सब जगह है, कहीं मत जाओ। आप घर में बैठ के अगर प्रेयर कर रही हैं, भगवान से पूछ रही हैं कि भगवान मज़ा आ गया, आपने तो बहुत बढ़िया जॉब लगवा दी, बड़ा सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया मेरे बॉस ने, वाह मज़ा आ गया। और भावना क्या कह रही है? अच्छा ये क्या इंक्रीमेंट लगाया, 10% की हाइक, बिल्कुल बेकार हो भगवान आप, आज से बिलीफ सिस्टम ख़त्म। तो वो चीज़ें मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट उसका नज़रिया देखने का ज़रूरी है। आप कोई भी कलर पहन के देखना और आप डे वाइज कलर पहन के देखना गरिमा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, बट मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है बोल रहे हैं तो पहन ही लेती हूँ, बट कई बार तो ऐसा होता है जिस दिन ज़्यादा तैयार होकर आ गए उस दिन तो और क्लास लग जाती है।
देखिए क्या होता है ना, आपकी एक दिन से एनर्जी चेंज नहीं होती, और हमें बिलीव सिस्टम, पहली बात सबसे पहले बिलीव है। अगर आप मान लोगे ना ये चाय या कॉफ़ी मुझे ठीक कर सकती है, तो बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनाई है, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं। मेरे को ना दोनों पैरों पे पैरालिसिस हो गया था, मैं दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी 2 साल पहले, ठीक है। और कोविड के दौर के बाद ही कुछ 2 साल अभी पहले ही तो कोविड खत्म हुआ, कुछ सालों में मैं चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया मेरा, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गया। और मेरे घर वालों ने बोला ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने इसके ऊपर। मारण क्रिया एक क्रिया होती है, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, काली माता का रोल कर रही हूँ, और नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, और मैं स्टेज से नीचे उतरी हूँ और मेरे को पैरालिसिस हो जाता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है कि मुझे यंग बच्ची हूँ, चलती हूँ, टक 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 करके चलती रहती हूँ, कैसे हो सकता है इस उम्र में, है ना। तो मेरे दोनों पैर चलने बंद। अब मैं बेड रिटर्न हो गई हूँ, मेरे को लगा अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। 15 दिन 10 दिन मैंने घर में निकाल दिए। उसके बाद पता लगा कि ट्यूमर इतना बड़ा है स्पाइन में, वो निकालना पड़ेगा, और उसी की वजह से मैं चल नहीं रही हूँ, और मेरे हाथ में भी कापी शुरू हो गई थी। वो भी मेरे बच्चा भी है, मेरे को एक छोटा बेबी भी है। तो मुझे लगा अब क्या होगा, घर में तो कोई है नहीं परिवार में। उस दिन संडे जिस दिन मैं एडमिट हुई, उसी दिन ऑपरेशन रात को हो रहा है। अब आप ये समझिए कि भगवान में आप इतना बिलीव कर रही हैं, एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अचानक से आपको ये सब बीमारी हो जाती है, तो वो प्रारब्ध है मेरा। अब मैं गुस्सा होकर बैठ जाऊँ भगवान जी से, मेरे को क्यों कर दिया, मेरे किसी और क्लाइंट को कर देते, मेरे को क्यों चुना आपने इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये नहीं होता। आपकी जो चीज़ें लिखी हैं ना गरिमा, वो होंगी। उसकी इंटेंसिटी को या उस दुख को आप कितने सुख में बदल सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कुछ लिखा ही है तो फिर जो रेमेडीज है वो करने से क्या फायदा, वही फिर बता जो रही हूँ, लिखा है वही होगा। वही होगा। अब मैं जब बेड पे थी 3 महीने 6 महीने में तो एकदम से भागने नहीं लग जाऊंगी, ऑपरेशन के बाद भी टाइम लगता है, और 50% चांसेस थे कि मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँ, 50% चांसेस थे कि ना हो पाऊँ, ठीक है। उस समय जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, मैं शिव जी का नाम ले रही थी, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, अंध भक्त बिल्कुल। मेरे को बिलीव ही सिर्फ महादेव में है, मुझे पता है वो कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पति रो रहे हैं। अरे मैंने कहा रो क्यों, कह रहे तुम पागल हो, स्पाइन की सर्जरी हो रही है तुम्हारी, कोई हाथ पैरों की सर्जरी नहीं हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक आपका पूरा रीढ़ की हड्डी है भाई, वो सब कुछ है, फिरना सब उसी पर ब्रेन डिपेंड सब है। कुछ कनेक्टेड है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा सब महादेव देख रहे हैं ऊपर से। और मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, 4 घंटे 5 घंटे का ऑपरेशन होता है, बहुत क्रिटिकल सर्जरी होती है ना। न्यूरो के डॉक्टर्स भी, न्यूरो सर्जन सब आए हुए हैं। संडे का दिन है, स्टाफ कम है, सब सर्जरी कर रहे हैं। मैं आई जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर, मेरा पैर चल नहीं रहे थे, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप चला के दिखाइए। मैं तो बेहोश हूँ, मुझे नहीं पता है। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि आपके पैर नहीं चल रहे थे उस टाइम। डॉक्टर्स ने मेरे को सॉरी बोल दिया कि अब नहीं चल पाएंगी। मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ, जब मेरे को लग रहा है मेरे को होश आ गया। जैसे ही मैं उठती हूँ, मेरे को बोला मेरे हस्बैंड ने आके, पंकज ने, कि पैर हिला के दिखाओ। मैंने पैर हिला दिया। बोले सर इधर आओ जल्दी, सब लोगों को वीडियो कॉल पे, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे उस टाइम पे, वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि इसके तो पैर चलने लगे, ये क्या हो गया। डॉक्टर्स हैरान, रात तक तो जो पैर हिल नहीं रहा था, सुबह सुबह इसका पैर कैसे हिलने लग गया। तो ये होते हैं करिश्मे, जिसको हम बोलते हैं ना बिलीव। मुझे बिलीव है मैं चलूंगी, मैं चलने से मेरे को अंदर से पता है मैं चलूंगी। 3 महीने तब भी मुझे लगे चलने के लिए। मैं व्हील चेयर से चलती थी, तब भी मैं वीडियोस बनाती थी और लोगों को ज्ञान देती थी। तब भी आप मेरे को पहचान नहीं सकेंगी गरिमा, मैं इतनी सुंदर लगती थी, जैसे आज मेकअप करके बैठी हूँ उसी तरीके से मैं बैठ जाती थी, और अपनी जो हाउस हेल्प थी उसको बोलती थी बिठा दे। नहीं, ये काफी इंस्पिरेशनल भी और उस है। समय पे भी नाम जप करती थी, और मेरे को कोई 1% का रिग्रेट नहीं है कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब मुझे अच्छा लगता था कि चलो किसी का कष्ट होगा, या मेरा कष्ट था, मैंने झेल लिया। 3 महीने में रिकवर कर लिया। इस बीच में आपने एक चीज बोली कि आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ब्लैक मैजिक होता है? 100% होता है। आप किसी भी विद्या को मानती हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को मानती हैं, आप मानती हैं कोई ऊपर वाली शक्ति है जो मैं चला रही है, तो आपको दूसरी चीज़ को भी मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर भगवान भी नहीं है। और नजर सच में लगती है? बिल्कुल लगती है नजर, 100% नजर लग जाएगी। आज आप अच्छे कपड़े पहन के निकल जाओ, आप बता रहे थे ना कि उसी दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है वही होता है। 90% लोगों को नजर लगती है। ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं लगती, बुजुर्ग को नहीं लगती, फीमेल्स को नहीं लगती, मेल सबको लगती है नजर। तो नजर से बचने के लिए क्या उपाय है, अब उस पर आते हैं देखिए सबसे पहले नजर से बचने के लिए आप अपने पास ना एक काली मिर्च की छोटी सी सीड जो होता है, दाना जो होता है काली मिर्च का, वो रखा करो। वो बहुत ईजी होता है। और छोटे बच्चे हैं ना, तो लहसन की एक छोटी सी गांठ रखा करो अपने पास। अगर आप बच्चे के बैग में, उसकी पॉकेट में, किधर भी डाल दोगे, और उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कलावा बांधते हैं हिंदू धर्म में, या काला धागा बांधते हैं नज़र के लिए। आप जानते हैं कि उसकी एनर्जी ख़राब भी होती है। अच्छा, वो कैसे? कहा जाता है कलावे को 21 दिन बाद आपको रिप्लेस करना है। अच्छा, यहाँ पर हम तो पहने रह जाते हैं, सालों साल पहन रहे हैं हाँ। लोग, है ना, कि 1 साल गए थे महाकाल, वहीं पे बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं होता। आपकी चीज़ें वो अडॉप्ट करता जा रहा है, लेता जा रहा है उसको
हटाना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम ये रुद्राक्ष धारण करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जब धारण करते हैं, कोई भी स्टोन आप धारण करते हैं, उसको चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे मैं ये रुद्राक्ष देख ही रही थी तो मैं पूछने ही वाली थी कि ये आपने क्यों पहना है, इसके पीछे इसके क्या है? पीछे का कारण यही है कि जैसे आपने बोला नज़र दोष, तो पहले तो बिलीव नहीं करती थी जब तक कुछ हुआ नहीं था अपने साथ, बट जब अपने साथ भी विद्याएं होने लगी, अपनी एनर्जीज लो महसूस होने लगी, अपना ऑरा डाउन होने लगा, तो हमने ये सब चीज़ें धारण करनी ज़रूरी होती हैं। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हैं, मुझे लगता है सभी लोग पहनते होंगे रुद्राक्ष, तो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं आप, मज़ा आ जाता है आपको जब पहनते हैं, तो आपको कोई चीज़ भी आसपास से आपके गुजर जाएगी, भूत प्रेत पिशाच, आपको समझ ही नहीं आएगा उसको कि ये हो क्या रहा है, मैं इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मैं रुद्राक्ष के पीछे की साइंस जानना चाहूँ कि ऐसा मतलब ठीक है, जैसे अगर मैं पहनती हूँ तो मुझे अब इसमें बिलीफ भी अपना रखना है, तो मैं अगर इसके पीछे एक लॉजिक जानना चाहती हूँ कि क्या एक वो लॉजिक है कि रुद्राक्ष सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखेगा मुझसे। देखिए, रुद्राक्ष के अंदर ना एक ऐसी पावर होती है कि आप कभी भी रुद्राक्ष को ना ऐसे दो सिक्के लीजिएगा, कॉइन लीजिएगा, रुद्राक्ष को घुमाइएगा, वो घूमता है। या फिर रुद्राक्ष की माला को आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, तो वो माला हिलती है। देखो, अभी ये माला है ना, आप इसको ना अपने आप इंटेंशन देना, अपनी माला से देना घर पे, है ना। अब इसको आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब आप मन में सोच लो कैसे घूमना चाहिए, मैं सोचूं? सोचो सोचो, और इसी को देखते रहो। क्या ऐसे घूम रहा है जो आपने सोचा? हाँ, मैंने अभी क्लॉकवाइज सोचा था। अब आप सोचिए, ये हर चीज़ सुनेगा आपकी, हर चीज़। अब आप एंटी क्लॉकवाइज भी सोच लो, अपने मन में सोच लो कुछ भी, चलो नहीं तो ये हो जाएगा बाबला जी घुमा दी। ठीक है जी। बट ये कैसे, इसके पीछे कोई ट्रिक है? देखो, मैं मुझे हिला भी लगता नहीं है रही हूँ, आप करना घर पे अपने रुद्राक्ष के साथ भी, अगर आपके पास माला है तो कोई भी कर सकता है, ये है इसकी शक्ति। क्योंकि अभी तो मैंने इतने ध्यान से सोचा भी नहीं, मतलब सोचा ऑब्वियसली, बट होता है ना इतने ध्यान से, और वो तुरंत देखिए, इसके अंदर clockwise- एनर्जीज होती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हर छोटी छोटी चीज़, हर कण में ना एनर्जीज छुपी हैं। हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, हर जगह है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, उसके पीछे की साइंस है। हम बोलते हैं ना कि एक निर्जीव चीज़ में भी एनर्जी है। कोई भी चीज़ आप घर में, वास्तु क्या है? वास्तु इज़ ऑल अबाउट कहीं पे भी किसी भी चीज़ को प्लेस करने से आप उसकी एनर्जीज को बढ़ा और घटा सकती हैं। हमने ये माइक इधर रखा हुआ है, अगर मैं इसको सीधे हाथ पे रख दूंगी तो उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जब भी मैं पॉडकास्ट करने बैठती हूँ, तो जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, हम अकल्ट की बात करते हैं, हम भूत प्रेत की बात करते हैं, तो जैसे अभी हुआ था ना, हाँ, थोड़ी देर पहले हमारा कैमरा कुछ- बंद हो गया था, और वो कभी नहीं होगा, आप देखना आगे, वो ठीक हो जाएगा अपने आप। अब वो इसके पहले भी कभी नहीं हुआ। तो हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, हम गुड़गांव में थे, तो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे थे और हमारे अकल्ट में कुछ गहरी बातें हो गई, डीप, जिसमें हम ब्लैक मैजिक और इस सब चीज़ों में घुस गए। और कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हम वास्तु करने कहीं जाते हैं तो बहुत सारी भूतिया जगहों पे भी आपको जाना पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना लोग कि कुछ तो है, हॉन्टेड प्लेसेस हैं। हमारे घर में हमें कोई छम छम की आवाज़ आती है, हम तो बिलीव करते नहीं है जब तक वहाँ नहीं जाते, बट जब जाके फील करते हैं तो चीज़ें होती हैं और हम फील आपने करते हैं। कुछ ऐसा हॉन्टेड प्लेस पर कुछ ऐसा हाँ, एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल करना पड़ता है मैडम, क्योंकि हमें लोग बुलाते ही जब ही है ना, जब बिल्कुल अति हो जाती है, उन्होंने सारे उपाय ट्राई कर लिए होते हैं और फिर हमें बुलाया कोई जाता एक किस्सा बताएंगी किसी ऐसी जगह पर आपको बुलाया गया हो एनर्जी चेक के लिए और वो हॉन्टेड जगह हो? है। देखिए, एक जगह पे हम लोग गए थे, हम लोग हैदराबाद गए थे, और उस घर में ना जो बच्चा था, बच्चा तो नहीं था, 25-26 ईयर्स का लड़का था, शादीशुदा था। उसकी जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी और वो खुद हिंदू था, पर दोनों अच्छे थे, अच्छे से रह रहे थे। वो भी पूजा करती थी और नमाज भी पढ़ती थी, दोनों चीज़ें करती थी। उसने क्या किया ना, उस लड़के ने, उसको बहुत अकल्ट में बहुत मज़ा आता था। उसकी कुंडली जब हमने देखी तो गुरु चंडाल वाला लड़का था, मतलब ऐसे समझा नहीं पाऊंगी, गुरु और राहु साथ में बैठे हुए थे उसकी कुंडली में, विच इज़ नॉट गुड। हाँ, तो वो बैठा हुआ था उसकी कुंडली में। मैंने उसको बोला कि आप क्या करते हो इस रूम में, इस रूम की एनर्जीज ख़राब है। उसके पापा ने हमें बुलाया था कि ना चरस गांजा ये सब पीता है और काफ़ी दिनों तक ना सोता रहता है, या फिर पूजा कर रहा है तो 3-4 दिन तक पूजा ही करता रहेगा, खाना नहीं खाता, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कुछ तो गड़बड़ है मैडम, आप चेक करो। हम हैदराबाद चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड, वास्तु के लिए। हमें वास्तु कह के बुलाया गया, हमें पहले कुछ नहीं पता है। हम जब वहाँ पहुँचे, लैंड किए, तब हमें पता लगा ये सब हो रहा है। जब हम उस घर में एंटर कर रहे थे ना गरिमा जी, हमारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए, और मतलब हमें मन ही ना करे अंदर जाने का उसके कमरे में। जैसे तैसे अब हमारा काम है, हम तो जाएंगे। हम जैसे बैठते हैं ना, तो लाइट ही बंद हो गई, पूरे घर की लाइट ही उड़ गई, स्विच उड़ गया उसके घर का। मैंने बोला ये क्या हो गया? बोले मैडम होता तो नहीं है, हैदराबाद में तो लाइट आती रहती है, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने लाइट वाइट ठीक करवाई, हो गया। 5-10 मिनट 15 मिनट तो उसमें वेस्ट हो गए। फिर हमारी शाम को फ्लाइट भी थी। अब हमने क्या किया कि ये रूम दिखाइए, और जैसे ही हम उस रूम को देखने के लिए जा रहे थे, उनका बच्चा नीचे गिर जा रहा था। जो छोटा बेबी होता है ना, उस मेल का बच्चा भी था, वो छोटा नीचे गिर गया, वो रोने लगा, तो फिर उसमें सब लोग लग गए।
वो रूम नहीं देख पा रहे थे हम, आधे घंटे से हम मतलब लोग कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। बैक टू बैक चीज़ें हो रही थी, एपिसोड्स हो रहे थे कि आप उस रूम तक पहुंच ना पाओ। एनर्जीज ना जब भी कहीं पे भी होती है ना, वो आपको उस जगह पे अपने कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट जोन ये चेयर है, आप इस पे आओगे ना आपको दिक्कत सी महसूस होने लग जाएगी। इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनकी भी एक अपने कंफर्ट जोन है कि मुझे इस रूम में मज़ा आ रहा है तो मैं इस रूम में ही रहूँगी, मुझे क्यों जाना है बाहर। और आप उनके कंफर्ट जोन में एंटर करोगे तो वो आपको दिक्कत देंगी। तो वही हो रहा था हमारे साथ। उनको पता था कि भावना और पंकज जी आ चुके हैं और कुछ तो गड़बड़ करेंगे, ये लोग पूजा पाठ करेंगे। तो आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, आपको तो डर नहीं पता है लगता ना ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं ऐसा डर नहीं लगता। फिर हम जैसे उस एंटर करा ना उस रूम में, इतनी स्मेल, फिर मुझे लगा चरस गांजा पीता है लड़का, उसकी स्मेल होगी। मैंने ना वहाँ बहुत सारी बुक्स देखी, किताबें। मैंने बोला इस रूम की एनर्जी इतनी डाउन नहीं हो सकती सिर्फ चरस गांजे से। आप तो चरस गांजा कहीं इधर भी पी लोगे, रूम में, घर में, किधर भी रहते हो आप, कहीं पे भी करते हो ना। बोला हाँ मैडम मैं तो हर जगह करता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ पे सोते हो, आप कुछ और भी करते हो, बताओ वो क्या चीज़ है। उसने नहीं बताया हमें, हम बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बोला उस रूम में ना आपको पता नहीं क्यों एक ऐसा मिरर इमेज दिख रहा है मुझे कि कोई इंसान तो खड़ा है ब्लैक कलर का और वो खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ कह रही मेरे को रात को रोज़ दिखाई देता है कि खिड़की से आता है एक इंसान और फिर चला जाता है, रोज़ आता है और कभी मेरे को यहाँ बैठ जाता है कभी यहाँ। मैंने बोला ये पागल हो गई है, क्या बोली जा रही है। जब उसने ये चीज़ें बोली ना तो वो रोने लगी और शिवरिंग करने लगी और इतनी सारी बुक्स मेरे सामने ला के उसने पटक दी। बोली भावना जी ये तांत्रिक क्रियाएं करता है यहाँ पे मेरा पति, ये देखिए ये सब कर रहा है। मैंने बोला आप सच सच बताओ, पहले आपने हमें पहले तो बुला लिया बुद्धू बना के, अब आप बताओ कि क्या करते हो आप, किस लिए ये इतनी सारी किताबें। फिर उसने भस्म, मुंड और पता नहीं क्या, नींबू मिर्ची, मतलब ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट यू नो। वो कुछ ऐसी साधनाएं कर रहा था, वो ऐसी चीज़ों को बुला चुका था अपने रूम में, अपने घर में, जो चीज़ें अच्छी नहीं ये है। उनका लड़का वो 3 दिन तक हवन कर रहा है, 3 दिन तक हवन ही करे जा रहा है। बोल रहा है मैडम नशा करता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ और मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं, और अब वो मेरी वाइफ को भी दिखाई देने लगी। तो वो जो लड़की कह रही थी, उनकी वाइफ जो मुस्लिम है, कि वो कोई चीज़ अंदर आती है और वो बाहर चली जाती है, तो वो सच्ची में आती थी और वो वापस जाती थी। उसको भगाने में आप सोचिए हमने 3 महीने वेस्ट करे अपने। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको। बट ये ऐसे भी तो हो सकता है वो आदमी इतना चरस वगैरह करता था उस वजह से, तो उसकी वाइफ थोड़ी ना करती थी। उसकी वाइफ थोड़ी ना करती थी। तो घर में सबको महसूस होने लगी थी ना, फिर धीरे धीरे एनर्जी बच्चों के ऊपर आने लगी थी। आप देखिए कि हम गए हैं तो हमें ही वो अटैक करना शुरू कर दिया उसने कि ये मत देखो वो मत देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको। मैं यहाँ ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी घर की एनर्जी चेक करनी है, लाइक हम अगर किसी मकान में शिफ्ट होने वाले हैं लेकिन हमें चेक करना है कि इस घर की एनर्जी कैसी है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं जो हमारा बजट फ्रेंडली तरीका हो? देखिए सबसे पहले एनर्जी चेक करने के लिए आपको नींबू मिर्ची का उपाय करना चाहिए। आपको नींबू और मिर्ची ना हाथ में रखना चाहिए, सीधे हाथ में रखिए, और उसको अपने घर में, पूरे घर में, लैंड पे भी आप ले जा सकते हैं उसको, और पूरे घर में दिखा दीजिए। और उसको ना अपने मेन मुख्य द्वार पर रख दीजिए, जो मेन डोर होता है ना एंट्रेंस, वहीं पर उसको छोड़ दीजिए। जब तक वो, अगर आपको लग रहा है अगले दिन भी फ्रेश है, जिस तरीके से होना चाहिए नॉर्मल, जैसे हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं उसको, उस तरीके का है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो गड़बड़ है। अगर उसका रंग बहुत ज़्यादा येलोइश, ज़्यादा डार्क हो जाए, बिल्कुल, काफ़ी बार हमने नींबू रखा है और हमने देखा बिल्कुल ही नींबू सड़ गया, बिल्कुल ख़राब हो जाता है नींबू एक ही दिन में। 24 आवर्स में इतना जल्दी ख़राब तो नहीं होता है, आप देखेंगे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर एनर्जी डाउन है उस जगह की, या कुछ ना कुछ गलत चीज़ है वहाँ पे। तो अच्छा, ये नींबू से ही मुझे याद आया कि जैसे अक्सर ना सुबह सुबह आप निकलो तो चौराहे वगैरह पर ना नींबू मिर्च आपको दिख ही जाएगी गिरी हुई जी। तो अब मन में वहम तो आता है, भले ही आप ना माने, तो इसके पीछे क्या होता है कि कई बार लांग दिए तो फिर पूरे दिन रहता है अरे यार मम्मी मना करती थी, तो वो मैं समझना चाहती हूँ कि कुछ होता है या ठीक है ऐसे ही है? देखिए नींबू मिर्ची ना, सबसे पहले तो आपने कोई चीज़ उतारी है किसी घर की, किसी नेगेटिविटी की, हम जैसे लोगों को बुला के कुछ कराया होगा, तभी तो नींबू मिर्ची टांगी होगी ना। नींबू मिर्ची सब लोगों के दुकान के बाहर या किधर भी आप देखते हो, नज़र के लिए होती है। अब उसके ऊपर नज़रें बहुत सारे लोगों की, यहाँ पर बहुत सुंदर घर में गई गरिमा, और वहाँ काली कलर की वो एक खांडी सी टांग देते हैं बाहर, मटका सा। हमारा फेस रहता है, जो हमारी आंखें रहती है, वो हम हमेशा पूरा घर छोड़ के उसी के ऊपर देखते हैं, देखते होंगे आप भी। तो हमारी नजरें वहां चली जाती हैं। हमारी नजरें वहां चली गई, कट गई, इसको बोलते हैं नजर काटना। आपको दिखाना नहीं है अपने घर को बहुत सुंदर, या इतना सुंदर सा बेबी होता है किसी का, माँ का, बहुत क्यूट बच्चे भी होते हैं जब पैदा होते हैं, तो माँ बड़ा सा तिलक लगा देगी यहाँ पे कि पूरा मुंह तो अच्छा दिख रहा था पर वहां पे देखो पहले जो मैंने लगाया है, तो वो नजर काटना बोलते हैं उसको। आपकी नजर को एकदम से आप किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस ना करते रहो, नज़र ही ना लगाते हुए मेरे बच्चे को यहाँ पे देखो पहले, तो वो नज़र कट गई उससे, ब्लैक चीज़ों से हम बोलते हैं नज़र खत्म हो गई। इसी तरीके से जब नींबू मिर्ची है, उसके ऊपर कितने सारे लोगों की नज़र है, कितने दुकान में कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं, अरे इसकी दुकान तो बड़ी चल रही है, गलत इंटेंशन है उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं कि उसके अंदर भूत प्रेत है, उसके अंदर गलत इंटेंशन है। उसके ऊपर अगर आप लांग दोगे, उसके ऊपर अगर आप पैर रख दोगे तो आप बीमार हो जाओगे।
नेगेटिविटी है ना। मैंने कई बार लांगी हूँ मैं, बिकॉज हम सुबह सुबह शूट्स वगैरह पे जाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि गाड़ी हमारी उसके ऊपर से गई है। देखिए गाड़ी जाती है तो गाड़ी को दिक्कत होगी, बट अगर इंसान लांग देता है खुद से पैर से तो नहीं लांगना चाहिए। और जैसे अमावस हो गई, पूर्णिमा, फुल मून हो गया, या जैसे दिवाली के आसपास का समय है, होली के आसपास का समय है, तब नहीं लांगना चाहिए। ये दिवाली से भी एक अगला सवाल आया है। ऐसे मम्मी वगैरह बोलती आई हैं कि दिवाली की रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि अगर आप दिवाली पर जाते हैं, दिवाली से पहले की जो दिन होता है ना, एक दिन पहले, जो जिसको हम छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। जितना भी किया कराया है उस दिन होता है, सारी चीज़ें। आपको किसी के ऊपर कुछ करना है, आपको नई शक्तियों को बुलाना है, जागृत करना है, तो बोला जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है कि सारी तांत्रिक शक्तियाँ आप करोगे और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको विद्याएँ, साधनाएँ मिलती हैं उस समय पर। तो उस समय पे इसीलिए माएँ बोलती हैं कि बेटा कहीं मत जाओ, पता नहीं किसने क्या करके रखा होगा नीचे, और आप चले जाओगे तो आपके पीछे कोई लग जाएगा। वो लग जाता है 100%। होली पर भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, होली से भी एक दिन पहले आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ होली पे बिल्कुल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में कलेश हो जाता है, कोई जल जाता है, कोई कहीं ज़्यादा पी लेता है तो वो इधर उधर कहीं चला जाता है। और होली का भी हमने ये सुना है कि उस दिन भी ये तंत्र विद्या बहुत ज्यादा होती है, छोटी होली वाले दिन। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस देखिए, तरीके सबसे का पहले होता तो है? आप होली पे किसी का ना मीठा मत खाइए। हम बहुत सारे एक्सचेंज करते हैं ना मिठाइयाँ होली दिवाली पे, तो आप मीठी चीज़ मत खाइए। और मीठी वाइट हो तो बिल्कुल भी मत खाना। ले लो, फेंको मत, ले लो, आप अनादर मत करो। गाय को खिला दो, किसी और पशु को खिला दो, घर में कोई और है तो उसको दे दो। आपने नहीं खानी है वो। अगर आपको लग रहा है कि इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, या आपको क्यों खानी है मिठाई, घर पे खा लो, घर पे बना के अपने। तो दिवाली से एक दिन पहले और होली से एक दिन पहले, जिसको दिन हम बोलते हैं छोटी होली या छोटी दिवाली पे, आपको किसी का दिया हुआ मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसमें अगर आप खा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी, यू नेवर नो गरिमा कि कौन आपके लिए अच्छा चाहता है। सब लोग अच्छे नहीं हो सकते आपके आसपास। क्योंकि होली पर तो दही वड़े वगैरह हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं कि हाँ गुजिया बनती है, तो आप बता रहे नहीं खाना चाहिए। बट वो तो बड़े प्यार से लोग बनाते हैं, मतलब फेस्टिवल है। बिल्कुल खा सकते हो, दही वड़ों में इतना नहीं मैं मना करूंगी, बट मिठाई जो जिसमें वाइट कलर इन्वॉल्व हो और मीठा बिल्कुल हो, स्वीट हो, जो वो नहीं खाना चाहिए। बोल दीजिए नहीं खाना है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मैं तो नहीं खाऊंगी अभी आपसे बात करने के बाद, जो मुझे समझ में आया है। अब एक चीज़ और मुझे समझनी थी, हवन करवाने के पीछे का साइंस क्या है और आपका जो एस्ट्रोलॉजी वाला, वास्तु वाला जो लॉजिक है वो क्या है? देखिए, कभी भी हम जगह की एनर्जी जब बोलते हैं ना, तो हम जिस जगह पे बैठे हैं, अभी आपका स्टूडियो जिस जगह पे, आपको तो नहीं पता इस लैंड पे पहले क्या हुआ होगा, कितनी लाशें दबी होंगी अंदर, कितने सारे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, गाय है, जो भी पशु पक्षी भी तो हम लोग दबाते ही है ना कहीं पे, किसी ज़मीन पे। अब आप देखिए कि जितना ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर फरीदाबाद है, या ऐसी जगहें हैं जो आसपास की है। दिल्ली एनसीआर तो पहले से डेवलप्ड है, ठीक है, बट उसके आसपास की जगह तो ऐसी होगी जहाँ कहीं ना कहीं शमशान भी होगा, या लोग ऐसे ही गाड़ देते होंगे किसी मुर्दे को। उसकी एनर्जी तो इम्पैक्ट करेगी ना उस जगह पे। तो आप रहना नहीं चाहोगे। आपको बता दे कि यहीं स्टूडियो के नीचे कोई दबा हुआ है, तो आपको लगेगा ना डर। हाँ, एक नेगेटिविटी तो आई जाएगी यार, कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, उसी जगह पे खा रहे हैं, उसी जगह पे पूजा कर रहे हैं। उसकी शुद्धि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसकी एनर्जी है उसको अच्छा करना, पॉजिटिव भी तो करना पड़ेगा ना। जब भी हम किसी घर में जाएं, या हमें लग रहा है कि हमारे घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सारे काम बिगड़ रहे हैं, घर में कलेश चल रहा है बिन बात का, सिर्फ रिमोट के ऊपर लड़ाई हो रही है, खाने के ऊपर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बहुत सारे घरों में बेतुके लड़ाई होती है। जितने घरों में मैं जाती हूँ, बेतुकी बातों पे लड़ाई हो रही है, और लोग डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को इन छोटी छोटी चीज़ों। हाँ, कई बार जब कपल्स के डिवोर्स का रीज़न पता करो, लाइक फ्रेंड्स से उनको बात करो, तो समझ में आता है शुरू रिमोट से ही हुआ था। तो आप सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि उस जगह की एनर्जी को शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब हवन की बात करते हैं ना, आप कभी भी छोटा सा हवन घर में भी करके देखना, या दिया जला के देखना। जब आप दिए को देखते हो, उसकी एनर्जी आपको फील होती है, एक फायर की एलिमेंट की एनर्जी आपको फील होगी। या होलिका दहन में जब हम कहीं जाते हैं, आप देखना लोहड़ी जलती है सर्दियों में, कितना मज़ा आता है। आप बॉन फायर कर लो घर में, आपको मज़ा आता है कि नहीं, पॉजिटिविटी आती है कि नहीं आती। ठीक है, वही हवन है। हवन में क्या है, सामग्री है, जिससे हम बोलते हैं घर शुद्ध होता है। जैसे आप देखिए, हवन सामग्री हो गई, लकड़ियाँ जो आम की होती है वो बहुत पॉजिटिव बैक्टीरिया मार देती है, फंगल इन्फेक्शन है वो मार देगी। आसपास के जितने भी हमारे घर में सीलन आ गए उसको अच्छा कर देगी। एक अच्छी सुगंध हो जाती है, नारियल होता है वो डालते हैं। तो साइंटिफिक भी देखो आप, वैसी सारी सामग्री उसके अंदर डाली जा रही है जो आपके घर को शुद्ध कर रही है।
अच्छी एनर्जीज दे रही है, ठीक है। और जब मंत्रों के उच्चारण के साथ उसको डाला जा रहा है, तो मंत्रों से हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके मंत्रों से होती है। एक हवन करने से आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, आपकी जगह की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। आपकी जो कुंडली में नहीं लिखा वो भी आप मंत्रों से ले सकते हो। मेरी कुंडली में इतना पॉपुलर होना नहीं लिखा है, मेरी कुंडली बिल्कुल बेकार। भावना अच्छा। उपाध्याय की कुंडली बिल्कुल बेकार। अच्छा, आपकी खुद की खुद की कुंडली कुंडली बिल्कुल बेकार। और आज जिस मुकाम पे मैं बैठी हूँ, आप दिखा दोगे किसी कुंडली को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दीजिए, अरुण पंडित जी को दिखा दीजिए, बोलेंगे भावना की कुंडली हो ही नहीं सकती, इतनी बेकार कुंडली। और सिर्फ मैं मंत्रोच्चारण बहुत करती हूँ, मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो अड़ियल हूँ बिल्कुल, मंगल बहुत स्ट्रांग है मेरा। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बनने का है तो बनने का है, मुझे नहीं पता आगे कौन है पीछे कौन है, मुझे तो ये मुकाम चाहिए बस। मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे है। आप पूछेंगे किसी और से, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को ये चीज़ अचीव यहाँ पे करनी है तो करनी है। अच्छा, तो मतलब आप मानती हैं कि जो कुंडली है वो बदली जा सकती है? गरिमा, कुंडली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुंडली कुछ नहीं होता। कुंडली एक ऐसा आपका बायोडाटा है जो आपको बता देगा कि 20 साल में ये शादी हो जाएगी, 30 साल में ये बच्चे हो जाएंगे, 35 साल में अगर बिजनेस में चले जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों की कुंडली मैं पढ़ती हूँ। और कुंडली ना एस्ट्रोलॉजर उसी को दिखाना जो बहुत सारी कुंडलियाँ पढ़ता हो। जैसे मैं दिन में ना 10 से 15 कुंडलियाँ रोज़ देखती हूँ, रोज़ डेली। मेरे इतने क्लाइंट्स हैं कि मैं रोज़ देखती हूँ। तो आपको ना कुंडली, मतलब मैंने जितनी पढ़ाई करी है, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी होगी, और एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो वैसे भी बिना फेमस वाले भी, और मुझे उनसे ज़्यादा बताना आ गया है, बताना इन द सेंस समझना आ गया लोगों को। लेकिन ये मेरे लिए काफी शॉकिंग है कि एक एस्ट्रोलॉजर, वो भी आप ये कह रहे हैं कि कुंडली में कुछ नहीं ऐसा होता है। कुछ नहीं होता है कुंडली में, क्योंकि कुंडली ना सिर्फ आपको सुपरफिशियल बता देगी कि गरिमा इस तरीके की लड़की होगी, गरिमा को 20 साल में ये कर लेना चाहिए, 25 साल में ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, 30 में ऐसा हो जाएगा, 35 में ऐसा हो जाएगा, 40 में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर, तो उसके लिए अच्छी है कि आपको जानना है। काफ़ी सारे लोग ना हर 15-15 दिन में मुझसे कुंडली दिखाने आ जाते हैं। अब मैडम क्या होगा? मैंने कहा भैया इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता, तुम बताया करो। तो आपको ना सिर्फ समझने के लिए सुपरफिशियली दिखा सकते हो। बार बार पंडितों के, ब्राह्मणों के, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाना बंद कर दो। आपके कर्म डिपेंड करता है, आपके कर्म कैसे हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है गरिमा, आपने कर्म खराब कर लिए खुद ही। कलयुग ऐसा है कि आप एक दिन में रिजल्ट देख सकते हो अपनी चीज़ों का। जो आप बोल रहे थे ना रेमेडीज काम कैसे करती हैं, हाँ। कलयुग में हर चीज़ काम करती है, अच्छा भी बुरा भी। कहा जाता था कि कलयुग में भाई भाई को मार देगा, मार रहा है ना, मार रहा है। हाँ। बहन भाई की बनेगी नहीं, बन नहीं रही। प्रॉपर्टी के पीछे विवाद होंगे। पहले के लोग सोचते अरे प्रॉपर्टी के पीछे कौन लड़ेगा, भाई भाई लड़ेगा क्या? लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, कोर्ट में घसीट रहे हैं, माँ को घसीट रहे हैं, माँ को घर से बेघर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें इमेजिन भी नहीं करता था पहले लोग, बट कलयुग में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कलयुग में हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर नाम जप कर लोगे, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना, वही मैं बोलने वाली थी, आप तो मिली भी हैं हाल ही में उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनसे मिली हूँ और अब दोबारा मिलने जा रही हूँ। अब जब प्रेमानंद जी से आप मिलोगे ना, तो आप उनकी ऑरा को समझ पाएंगे, आप उनकी पॉजिटिविटी को समझ पाएंगे। वो कहते हैं सिर्फ नाम जप करो, कुछ मत करो। जब आप नाम जप करना शुरू करते हो तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लग जाते हो, एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। आप मान लीजिए गरिमा आप हैं, आपके अंदर अभी मन में द्वेष भावना, सब कुछ ईर्ष्या, सब कुछ है, गलत गलत सबके बारे में सोचते हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है मेरे आसपास, सब बेकार लोग कई हैं। बार लगता है सब बेकार लोग हैं, है ना। अब आपने नाम जप कर लिया और प्रेमानंद जी को सुनना शुरू करते हैं। किसी अच्छे ज्ञाता ने, किसी अच्छे साधु ने, संत ने आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला दिया। क्या परिवर्तन? कि सिर्फ नाम जप करो भाई, और किसी की बुराई मत करो, ठीक है। कुंडली आपने कर दी बंद, कि भावना जी ने बोला कुंडली बंद कर दो, आपने कुंडली बंद कर दी। आप देखना 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में आपके अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो। कुछ गलत भी हुआ, पॉजिटिव है मेरी लाइफ में, कुछ गलत हुआ, अरे वाह आज छोटे से चोट लग गई, मेरे को तो एक्सीडेंट भी हो सकता था, आपने उस चीज़ को भी। और वैसे मेरे को ही चोट लगती रहती है यार, हमेशा हमेशा मेरा ही बॉस मेरे को सुनाते रहता है। ये नहीं पता कि कुछ गलत हो रहा था दूसरों के साथ, वो नहीं हुआ मेरे साथ, लेऑफ्स भी हो रहे हैं। आपने काफी अच्छी चीज बताई कि जैसे इधर उधर ध्यान भटकाने से अच्छा अगर हम भगवान का नाम लें और एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए तो पॉजिटिव चीजें ही होंगी हमारे साथ। गरिमा क्या होता है ना, लोग ना सिर्फ मेरे पास सॉल्यूशन लेने के लिए आते हैं, वही शॉर्टकट बेलीफ पे भावना जी आज बता देंगे और कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तेज पत्ते पर मैं लाल पत्ते बस मैं पेन से डाल दूं और लिख दूं। दूं। इंटेंशन कितनी अच्छी है, मैंने सबसे पहली चीज़ बोली थी ना, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए आपकी। आप जो भी चीज़ करो, एक तो बिल्कुल अंधभक्त हो जाओ, इफ बट नहीं करो। फिर भावना जी ने क्यों बोल दिया, कहाँ का लॉजिक है, कौन सी किताब, कुछ नहीं, आपने बोला है होगा। और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यूके से अंकल आए थे मेरे पास, मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आ गए, खूब सारे गिफ्ट्स लेके, और मैं और मेरी मैनेजर्स परेशान कि इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, पहली बार मिलने आए हैं, क्या ऐसा हुआ होगा इनकी लाइफ में। 75 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिक, आप देख के बोलोगे नहीं इतने बुजुर्ग हैं वो, बिल्कुल वाइट हेयर, और यूके के अंकल है तो सोच लीजिए बिल्कुल टशन में। आ रहे हैं, वो जीके में रहते हैं इधर ही साउथ दिल्ली में।
मेरे ऑफिस आए, अपॉइंटमेंट लेके बाकायदा पैसे वैसे पे करके आए हमारे पास मिलने के लिए, और बोले भावना जी ये मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ, इतनी अच्छी सी साड़ियाँ, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए। मैंने बोला ये अंकल किस लिए हैं, क्या हुआ है आपकी लाइफ में, आप मुझे बताइए। कह रहे मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आपकी फ़ीस पे की है, आपसे मिलने के लिए और आपको थैंक यू बोलने के लिए आपकी फ़ीस पे की है। मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसे आ जाते, फ़ीस क्यों पे करनी थी। बोले नहीं, आपकी वजह से मुझे 50 लाख रुपए मिल गए विदिन 43 डेज। वो कैसे? मैंने कहा कैसे, आपने बात करी थी क्या फ़ोन पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑडियो कॉल वाले भी होते हैं। मैंने कहा आपने बात करी थी, नहीं नहीं आपका पॉडकास्ट सुनते हैं ना हम, उसी में पता लग जाता है, उसी से 50 लाख मिल गए। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। बोले हाँ, मैं तो आके दिल्ली आया, सबसे पहले लैंड किया, मैंने कहा अगले दिन का अपॉइंटमेंट बनाओ, भावना जी से मिलना है मेरे को। तो वो ऐसे करके आए मेरे पास। अब हुआ क्या था, उनको कोई लैंड लेनी थी, कोई काम उनका फंसा हुआ था। अब पड़ोसी था उनका यूके में ही, जहाँ वो रहते होंगे, उनके पड़ोसी थे कोई। अब वो लड़का था ऐसे ही जैसे 25-20 ईयर्स का लड़का था, वो इंडियन ही था। उसने बोला अंकल मेरे को ना 75 लाख रुपीज़ मिल गए, मेरा कोई लोन पास हो गया है, अभी मुझे इस लोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी तो नौकरी लग गई। अंकल ने बोला अच्छा, वो तेज पत्ते वाली रेमेडी करे जा रहे थे मेरी, देख देख के किसी पॉडकास्ट में क्या सुनते। है वो रेमेडी, जरा एक बार आप यहाँ पर यहाँ पे भी बता बताएंगी, दे। वो पैसे कमाने वाली रेमेडी? देखिए आपको तेज पत्ता लेना है और उसके ऊपर जो अमाउंट चाहिए वो लिख देना है। अमाउंट स्पेसिफिक लिखना है, जैसे आपको 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए तो वो लिख दो, इतने महीने में चाहिए वो भी लिख दो, डेट भी लिख दो। उसके ऊपर थोड़ा सा सनमन का पाउडर स्प्रिंकल करके जला दो, और इफर्ट नहीं करना। इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, किसी को बतानी भी नहीं है, चुपचाप जलाते जाओ। हर शुक्रवार जलाओ, 7 वीक्स तक जलाओ, नहीं तो अगर रोज कर रहे हो तो 43 डेज तक डेली करनी है आपको। और इससे पैसे आ जाएंगे? 100% आ जाएंगे। आपने ये नहीं पूछना फिर पैसे आ जाएंगे, आप ये बोलो मेरे पास तो पैसे आएंगे। ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन भी हुआ। 100% मैनिफेस्टेशन है इसमें, 100% मैनिफेस्टेशन बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को उसी फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट कर रहे हो जहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। ठीक है ना, तो इसके पीछे की साइंस भी है। मैनिफेस्टेशन बहुत प्यारी चीज़ है। तो उन्होंने आए मेरे पास, बोला भावना जी मेरे को उसने दे दिए 75 लाख रुपीज़। मैंने बोला भावना जी ने तो बोला था जो अमाउंट लिखोगे पॉडकास्ट में, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, पॉडकास्ट में बोला था कि 75 लाख क्यों मिल गए, मुझे तो 50 लाख मिलने चाहिए थे, ये 25 ज़्यादा क्यों मिल गए। चलो अब इंसान को ज़्यादा मिलता तो खुशी भी हो जाती है कि चलो कोई नहीं, मैं और बिजनेस में लगा दूंगा, बढ़िया है, 75 मिल गए, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मैंने कहा अच्छा अंकल आपको 75 मिल गए, क्या बात है, बढ़िया हो गया। नहीं नहीं भावना जी सुनिए आगे की कहानी। मैंने कहा अच्छा सुनाइए। कहते वो 25 लाख फिर वापस ले गए अगले दिन आके। क्योंकि उन्होंने 50 ही लिखे थे। हाँ, तो वो 25 लाख को लेने आ गए अगले दिन। बोल रहा है अंकल वो आपने खर्चे तो नहीं अभी लगाए तो नहीं अपने बिजनेस में? नहीं नहीं मैंने तो नहीं लगाया। बेटा क्या हो गया, वापस तो नहीं लेने आ गया तू? नहीं वापस तो चाहिए, मुझे लग रहा है मैं गाड़ी निकाल लूँ क्या, अभी तो मेरी जॉब लग गई, सब कुछ अच्छा है। आप 50 मांग रहे थे ना, 50 रख लो ना, मेरे को 25 दे तो मुझे गाड़ी लेनी है। उन्होंने कहा बेटा तू ले ले। ठीक है, तो ऐसे करके कहीं उनके बेटे ने सपोर्ट नहीं किया, उनके कोई पैसे नहीं, स्टक मनी था, बट वो पैसे आ गए उनके वो पास। पैसे कहाँ से अपने आप इंतजाम होता है और कैसे आ जाते हैं। तो सेम चीज द सीक्रेट बुक है, उसमें भी यही लिखा गया है चीजें मैनिफेस्टेशन लिखी के है, लिए कि आपको जो चाहिए एग्जैक्टली लिख दो, बिल्कुल अब वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा घूम आपके फिर के। पास। देखिए यूनिवर्स के पास ना बहुत पैसा है, बहुत फेम है, बहुत नेम है, तभी तो वो लोगों को दे रहे हैं ना। अंबानी को क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है ना, क्यों बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं और बहुत पूजाएं कराते हैं। आप तो कुछ भी नहीं कराते हो, वो जैसे मानते, मैं बता रही थी ना ऑफ कैमरा, हमारी सेलिब्रिटीज इतने कंसल्टेशन लेते हैं ना हम लोग, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं हमारे साथ मिलके। अच्छा जैसे अभी आपने कहा, अच्छा आपकी बातों से ना मुझे मजा आ रहा है। जिज्ञासा सी हो रही है कि अगला सवाल। आपने कहा यूनिवर्स के पास बहुत सारा फेम है, बहुत सारा पैसा है, प्यार पर भी आते हैं हम कि अगर जैसे यूनिवर्स क्या प्यार भी दे देता है अगर 100%। किसी की लव लाइफ नहीं सही चल रही है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए अपने पार्टनर की और अपनी एनर्जी पे सेम फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरी एक्स वापस आ जाएगी क्या मैडम, या उसकी शादी किसी और से हो गई वो वापस आ जाएगी क्या मेरे पास, तोड़ के शादी दौड़ती हुई आ जाएगी क्या? ऐसे नहीं करना है ना। हाँ, बट अगर आप यंग हो और एक दूसरे को दोनों प्यार करते हो तो बिल्कुल आ जाएगी। आपको क्या करना है ना, अपनी मैनिफेस्टेशन को एक छोटी सी डायरी में लिखना शुरू कर दो, ठीक है, और आपने महादेव के चरणों में जाना है रोज़। एक शिवालय पे एक लोटा जल लेके, इत्र लेके उसको चढ़ाना शुरू कर दो, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिसको आप चाहते हो जीवन में, उसके लिए एक छोटी सी किताब खरीद लो, ग्रीन कलर की। हरा रंग ना हमारी बुद्धि का होता है, ठीक है। जब भी आप ग्रीन कलर के पेन से ग्रीन कलर की बेलीफ जो हम बोल रहे हैं, ग्रीन कलर की बुक पे लिखते हो तो आपकी ना इंटेंशंस और उसकी पावर बढ़ जाती है। जो आप भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, कलर से क्या महत्व है, कलर से ये महत्व होता है, ठीक है। तो आप उस ग्रीन से लिख रहे हो क्योंकि ग्रीन ना सबको प्यारा है। बुध का एक ऐसा, हमारे जो कुंडली में बुध होता है उसको बोला जाता है वो किसी का दुश्मन नहीं है। तो एक ऐसा फ्रेंड जो सबका फ्रेंड है ऑफिस में, वो है बुध, इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। उसी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि वो तो खुशी रहता है। तो हमने लिख दिया ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन कलर की बुक में, कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो गई है या वो मान गई है, जो भी लव का अगर मन मुटाव भी चल रहा है तो वो मेरे पास आ गई है।
लिखना क्लियर है और प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो ऑलरेडी हो रहा है। सुबह 3 बार लिखो, 3-6-9 टेक्निक अपना लो। 3 बार सुबह लिखो, दोपहर में 6 बार लिखो, 9 बार रात को लिखो, सो जाओ। 43 डेज के अंदर अंदर आपको वो लड़की कॉल भी कर देगी, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देगी, आपको अगर प्यार में नहीं है, इतनी पागल जितने आप है, वो पागल भी हो जाएगी। ये 100% गारंटीड है और ये 100 में से 99 लोगों के ऊपर काम करता है। आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि अगर उन्होंने ये फॉलो किया है तो इसका क्या रिजल्ट मिला है। आप देखना सारे पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, सारे के सारे। मैं इतने दावे गरिमा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने इतनी छोटी सी जर्नी में लोगों को कंसल्टेशंस दी है ना, या फ्री वाले, जैसे अंकल का एग्जांपल था, फ्री वाले लोगों ने इतना फायदा उठाया है, करोड़ों करोड़ रुपए की डीलिंग करी है उन्होंने। काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो ये आपने उपाय जो करते हैं। ये उपाय है ये करेंगे और ज्यादा, कि जिनको उनकी ब्लॉक कर दिया गर्लफ्रेंड ने या फिर छोड़ के चली गई। आप जब स्टोरी पे मेंशन करोगे ना, तब ऑलरेडी लोग कह रहे होंगे कि हाँ भावना जी के तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं। हाँ, नहीं आपके वो काफ़ी रील्स देखे भी हैं हमने। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि जैसे एनर्जी की ही हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो कैसे पता चले कि इस बंदे की एनर्जी अच्छी है या बुरी है, इसके साथ मुझे आगे रहना चाहिए या नहीं? इसके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो आपको एनर्जी ना आंखें बता देती हैं। हम किसी की आंखों में बोलते हैं ना, आंखों से प्यार आ रहा है यार, एक डायलॉग बोलते थे ना जब बच्चे होते थे कि यार वो तो आंखों से ही मतलब ऐसे हो जाते हैं हम लोग, उसके प्यार में सम्मोहित हो जाते हैं ना। अट्रैक्शन जब भी होगा ना आपको आई से, हम आईज टू आई कॉन्टैक्ट करके अभी बात करें तो हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं। और जिसको हम पैसे को बोलते हैं ना, पैसा भी एनर्जी है। जब मैं आपको पैसे दूंगी आपको मजा आएगा ना कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है भाई, भावना जी ने पैसे दिया, शॉपिंग करती हूँ। एनर्जी किसी के पास टिकती नहीं है। आपकी एनर्जी आप अपने ऑरा को ना लॉक करके जाया करो। जब भी कहीं बाहर जाना है ना, आपको लग रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ, मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, तो आप ना लॉक नहीं करते हो अपने एनर्जी को। और वो लॉक कैसे करनी है? वो लॉक ऐसे करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक आपको ऐसे लॉक करना है। यहाँ पे जिप लॉक कर दीजिए, ठीक है, बांध देना है गांठ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक गांठ बांध दीजिए, ठीक है, उल्टा बांध दीजिए। मेरे को बोलना क्या है कि मैं अपनी एनर्जीज को लॉक कर रही हूँ, यहाँ से लेके ऊपर से, ठीक है। तो ये मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहीं पे भी बाहर निकलने से पहले मैं ये करती हूँ। और जब छोटी छोटी चीज़ें आप करने लगोगे ना, आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे हम इलायची रखते ही हैं, हम लौंग रखते हैं अपने पर्स में। अभी आप मेरे पर्स में देखोगे सारे तंत्र मंत्र सब निकल जाएंगे इतना बड़ा इसीलिए झोला होता है मेरा। तो उसमें क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हो। अभी आपके स्टूडियो में तो कम लोग हैं, बट हम कहीं पे भी जाते तो बहुत सारे लोग होते हैं। कितने सारे लोगों की आपके ऊपर अच्छी निगाहें हैं, कितने लोगों की बुरी निगाहें भी हैं। तो अपनी एनर्जी को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको कैसे पता लगे कि उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी है कि नहीं है? आपको ना अप्रिशिएट करने वाले लोगों से मिलना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपके फ्रेंड्स बनने भी वाले हों, या फिर आप किसी प्यार में किसी जगह पे आपको इन्वॉल्व होना है चाहिए कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं कि नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ ना गरिमा, इतने सारे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और वो 10 साल 15 साल की शादियाँ भी तोड़ रहे हैं। अभी उनको अब समझ आ रहा है कि मेरे को इससे निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला मैडम मेरे को लगा 1 साल में ठीक हो जाएगा लड़का, 2 साल में ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल तक वो ऐसे ही है? मैंने बोला होता है, क्योंकि बेसिक ट्रेड किसी का चेंज नहीं होता। बेसिक नेचर जो जिसका होगा वो होगा ही, ठीक है ना। आप उसको नहीं बदल सकते, हाँ, फितरत नहीं बदल सकते आप इंसान की। तो आपको पहले जानना है कि वो इंसान कैसा है, मेरे लिए क्या सोचता है, या वो सबके आसपास कैसे समझता है। लेकिन भाई मैं समझना चाह रही थी ना कि जैसे अगर मैं रैंडमली, आप मुझसे मिली हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि मेरी एनर्जी कैसी है? मैं ऐसे आइडेंटिफाई करूंगी कि आप गरिमा, आपके ऑफिस वाले आपसे कैसे बात करते हो और आप अपने ऑफिस वालों से कैसे बात करती हैं, ठीक है। मैं जब किसी के घर में वास्तु करने जाती हूँ, सबसे पहले मैं यही चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, जो घर में हाउस कीपिंग स्टाफ है उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, मेल का कैसा है, फीमेल का कैसा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी से आपकी एनर्जी मुझे एकदम से कैच कर लेती हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो हमें अगर आप उससे मिसबिहेव कर रहे हो ड्राइवर से और मेरे साथ हाँ जी भावना जी बताइए कैसे हैं, और ड्राइवर को बोलो अरे तूने क्या गाड़ी खड़ी कर दी, कहाँ कर दी, कई लोग ऐसे होते हैं, तू पागल है क्या, गाली देने लग जाएंगे, और फिर मेरे सामने आके हाँ जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। वो एनर्जी है इंसान की फितरत। जब कहा जाता है किसी मर्द की एनर्जी चेक करनी है ना, आपको चाहिए कि मैं इससे प्यार में पड़ूं, इससे शादी करूं कि नहीं करूं, तो सबसे पहले लड़के के आसपास देखो, उस लड़के के आसपास आप छोड़ के और महिलाएं कितना सेफ फील करती हैं। किसी भी मर्द के पास अगर कोई भी महिला सेफ फील कर रही है ना, उसको डर नहीं लग रहा उससे, उसको प्रोटेक्टेड फील कर रही है कि हाँ ये मुझे बचा लेगा, बहुत अच्छा लड़का है, इसके साथ मैं घूमने फिरने जा सकती हूँ। अगर वो जोन है, उसका कंफर्ट जोन है किसी भी फीमेल का, अदर वुमेन का, तो आप समझ लीजिए बंदा बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन इसमें तो और डाउट आ जाएगा, अरे इसके तो इतनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, क्या कर रही है इसके साथ? नहीं, पहले ही डिवोर्स हो सेफ वाला जाएगा। कंफर्ट आएगा आपको। नहीं, आई अंडरस्टैंड, सेफ वाला कंफर्ट आ जाएगा। अब एक आखिरी सवाल है मेरा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
अपने बॉस को कैसे खुश करें? क्या ये- रेमेडी करें कि बॉस बस जो हम बोले उस पे सीधा ओके बोले? मुझे लग रहा है गरिमा का पर्सनल सवाल भी है कि मैं अपने बॉस को कैसे वश में कैसे कर बस लूं। एकदम मेरे कंट्रोल में? देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, वशीकरण का एक उपाय बता देती हूँ कि वो वश में ही आ जाएगा आपके, है ना। आपकी अप्रिशिएशन करता रहेगा, आपको बोलेगा बस गरिमा बहुत बढ़िया कर रही हो तुम, सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे ले रही हो। आपको ना अपनी वेस्ट वॉल पे, ऑफिस में, घर में वेस्ट वॉल पे, ये वास्तु का उपाय है, कोई तांत्रिक उपाय नहीं है। वेस्ट वॉल पे आपको अपने बॉस की फोटो, अपने बॉस का नाम चिपका देना है अपने घर के वॉल पे, ठीक है। उस पर लिख देना, मेरा बॉस मेरे हर बात मानता है, 100% मेरी बातों में, जो भी मैं बात बोलती हूँ, जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ, जिस भी तरीके का काम करती हूँ, वो अप्रिशिएट करता है, खुश रहता है। 2026 में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे इंसेंटिव्स दे रहा है, अच्छी स्कीम्स बता रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। जो भी अपने लैंग्वेज में आपने लिखना वो लिख दो। उसकी नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉस नाम का। और फोटो दोनों लगानी है घर दोनों में? लगा दीजिए, नहीं लगा सकते, फोटो नहीं है बॉस की तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख दो। वेस्ट वॉल होनी चाहिए आपके घर की, और उसको रोज़ सुबह सुबह उठ के इंटेंशंस देनी है। इंटेंशन देनी ज़रूरी होती है ना। इंटेंशन कैसे दोगे? सबसे पहले उसको देखोगे, अपने बॉस का नाम लो 3 बार, अपना नाम लो कि बॉस बॉस बॉस, गरिमा 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 को आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, अरे आप बॉस बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, मेरे को बहुत अच्छा मानते हो, मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को बहुत सराहना देते हैं, मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल चले जाते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, वेस्ट वॉल पे लगा दो। वेस्ट हमारे मैनिफेस्टेशन का दीवार है, दरवाज़ा है, उसको खोल नहीं रहे लोग। खजाना सबके घरों में है गरिमा, लेना नहीं आ रहा बस। जिसको लेना आ गया वो खुश है, जिसको नहीं लेना आ रहा वो बेचारा गरीब ही मर जाएगा, और अमीर होता चला जाएगा। देखिए, जो आपने बॉस वाले ये रेमेडी बताई है, मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद हमारी पूरी टीम करेगी। हम सबके घरों में वेस्ट वाली दीवार पे हमारी बॉस का फोटो होगा, बिल्कुल, बड़ा सा। बिल्कुल हम ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये मजा आया कि नहीं, बताना। हाँ, ट्राई करके देखते हैं। एक और सवाल है, पति को वश में कैसे करें? पति को वश में करने के लिए पति से सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन आपको परफ्यूम लेना है। फ्राइडे क्यों? क्योंकि शुक्र देव का दिन है, लक्ष्मी माता का दिन होता है, और शुक्र का ही कारक माना जाता है फीमेल उनसे खरीदवाना है? उनसे खरीदवा लो, उनसे शॉप करा लो कि भई तुम्हें आज परफ्यूम लेके आना है मेरे लिए, ठीक है। वो परफ्यूम लेके आया और उसी परफ्यूम को उसके नाम से स्प्रे करते रहो। आपका पति किधर भी नहीं जाएगा, आप ही के पास आता रहेगा। काफ़ी सारे लोगों का होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, मैडम वो तो पता नहीं किससे बात करते रहते हैं, मेरे हस्बैंड, बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास। आप समझ नहीं पाएंगे गरिमा, हमारे पास किस किस तरीके के लोग आते हैं, किस किस तरीके के आते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। उसके लिए दूसरा पॉडकास्ट लगेगा। नहीं, थोड़ा सा मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप वाले भी आते हैं, काफ़ी सारे मेल फीमेल होते हैं जिनको 1 साल में बोर हो जाता हूँ जी मैं तो लड़कियों से, मेरे अंदर कोई कमी होगी कि नहीं होगी पता नहीं क्या है। एक आया कि मेरे को तो अपने बॉस की वाइफ से प्यार हो गया है, पर मैं अपने बॉस को भी बहुत मानता हूँ, तो मैं उससे कैसे बताऊँ, क्या करूँ, अपने रिलेशनशिप को तोड़ के मैं अपनी बॉस की वाइफ के साथ सेट होना चाहता हूँ। तो ऐसे आते हैं। एक 75 ईयर्स ओल्ड मैन है और वो 25-30 ईयर्स ओल्ड वुमेन के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। अब वो बोल रहे हैं भावना जी मैं शादी कर लूँ, तीसरी शादी थी उनकी। मैंने बोला मत करना अंकल प्लीज़, नहीं करी उन्होंने, लिव इन में रह रहे हैं अभी, तो बाहर के थे वो लोग। तो इस तरीके के काफ़ी सारे लोग आते हैं। जेनजीज बहुत अलग अलग तरीके की डिमांड्स लेके आते हैं। जेनजी के क्या सवाल रहते हैं? जेनजी के सवाल तो यही रहते हैं कि मैडम मैं मेरे को ब्लॉक कर दिया है, कैसे 24 आवर्स में मैं अनब्लॉक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, या मेरे घर वालों ने मुझे उसके साथ पकड़ लिया है तो मैं क्या करूं। और जेनजीज का बहुत ज़्यादा अलग तरीके का दिमाग होता है, मुझे लगता है। जेनजी मान रहे हैं ये सब चीज़ें आजकल? जेनजीज मतलब मुझे लगता है जेनजीज के अंदर क्या एक जुनून आया है कि वो 2026 में मैं जितने भी कंसल्टेशन ले रही हूँ वो सारे यंगस्टर्स हैं, सारे जेनजीज हैं, और दे बिलीव एस्ट्रोलॉजी। मतलब हम जब होते थे उस फेज़ में, कॉलेज वाले में या जेनजीज वाले जनरेशन वाले में टाइम पे, हम लोग बिलीव ही नहीं करते थे। हमें लगता था ये पागल हैं, क्या कर रहे हैं लोग, हमें ऐसा फील होता था। और आजकल की जेनजीज को आप बोलो हाँ मैं तो प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, मैं तो राधा नाम का जप करता हूँ, भजन क्लबिंग काफी चल रही है आजकल। आजकल वो क्लब में स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ के वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं। मैंने बोला आप पार्टी की दारू? नहीं मैडम आपने क्या बात बोल दी, मैं तो ये सब करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ राधा रानी का नाम जप करता हूँ, मैं तो सिर्फ शिव भक्त हूँ, मैं तो केदारनाथ की चढ़ाई करता हूँ हर साल। तो इस तरीके के जेनजीज आ रहे हैं। आप सोचिए हमारा भारत बहुत बदलने वाला है अभी। नहीं, ये तो अच्छी चीज है कि अगर भगवान का नाम कोई ले रहा है, अच्छी चीजें कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। बिल्कुल, मुझे लगता है काफ़ी सारे पॉडकास्ट आप लोगों के माध्यम से भी बहुत हमारे हिंदुत्व को महत्वता मिलती है कि काफ़ी सारे जेनजीज हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझे ऐसे इशारे करके और एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं। तो मुझे मज़ा आता है कि अरे आप मुझे जानते हो, क्योंकि मुझे लगता है यूजुअली मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ या अंकल वगैरह मुझे जानते होंगे, बट जब जेनजीज बोलते हैं कि मैं आपको उस पॉडकास्ट में सुनती हूँ, मेरा बहुत अच्छा काम हो गया आपके
सुन के पॉडकास्ट को, तो मुझे अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि पेड कंसल्टेशंस लेनी है, बट मुझे लगता है कि आप खुद से सुन के बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो यूट्यूब से। हाँ, पेड कंसल्टेशन वैसे भी बहुत महंगी हैं। जी, हमारी तो सस्ती है। अच्छा, चलिए, एक दो सवाल और मेरे आखिरी सवाल हैं कि एक तो मैं चाहती हूँ आप ये बताएं, इतनी हमने बातें करी, आप ये बताएं कि जो ये रंग होते हैं, कौन से दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, और उसके पीछे का अगर थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक भी हमें पता चल जाए। देखिए, जो हमारे रंग होते हैं ना, वो हमें डे के हिसाब से इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि उस समय पे उस एनर्जी का, उस सोलर प्लेक्सस में उस एनर्जी का प्रभाव उस तरीके से पड़ रहा होता है। ठीक है, जैसे हम फुल मून वाले दिन देखते हैं, पूर्णिमा के दिन देखते हैं। पूर्णिमा क्या है? फुल मून है। हम बोलते हैं श्वेत रंग पहनो, आप वाइट कलर पहनो। क्यों? क्योंकि मून को रिप्रेजेंट करता है सफ़ेद रंग। ठीक है, तो मंडे के दिन हमें सफ़ेद पहनना चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी उस तरीके की है पूरे ब्रह्मांड में, तो आप भी पहन लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आप देखिए कि कभी दुबई गए हैं, अगर आप दुबई जाते हैं तो शेख जितने भी होते हैं वाइट कलर ही पहनते हैं, और बहुत सारा परफ्यूम लगा के, इत्र लगा के। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में इत्र अब आया है, मुस्लिम्स तो इत्र कब से यूज़ कर रहे हैं, या शेख लोग कितने सालों से इत्र यूज़ कर रहे हैं, कब से वो जनरेशन है उनकी, इत्र उनको बिल्कुल नॉलेज है। दुबई में आप जाओ और इत्र आपको अच्छा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्यों इतने रिच हैं दुबई के शेख्स? हाँ, ये भी बात है। शुक्र अच्छा कर रहे हैं वो। नॉनवेज वो लोग खाते हैं, सारे गलत काम वो लोग करते हैं, बट फिर भी उनके पास पैसे के इतना ब्रह्मांड जो है हमारा यूनिवर्स का, इतना सारा पैसा तो उन्होंने ले रखा है। पैसा, हाँ, वही उन्हीं के पास है। क्यों? अब वहाँ पे लॉजिक खत्म हो जाता है। उनको कभी काले कपड़े पहना के देखो, नहीं पहनेगा वो इंसान। वो कहेगा जी मज़ा हमें सफ़ेद में आ रहा है, वाइट ही अच्छा है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में आप किसी को सफ़ेद पहनने के लिए कह दो, कहेंगे अरे हमें तो मना है, हमारे घर में तो ये कलर ही अच्छा नहीं माना जाता, हम तो मैरिड वुमेन है मैडम, हम तो नहीं पहन सकते सफ़ेद। अरे सफ़ेद पहन के तो देखो, लक्ष्मी कितनी आती है आपके पास। परफ्यूम लगा के तो देखो, शुक्र कितना एक्टिवेट होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले मंडे के दिन श्वेत रंग पहनना है, वाइट कलर पहनो, उसके आसपास का कलर पहनोगे तब भी चल जाएगा। मंगलवार के दिन लाल कलर जैसे आपने पहना, बट हाँ, आपको समझ आना चाहिए कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ या गुस्से वाला हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान ना पहने लाल, ओके, गड़बड़ हो जाएगी, बॉस की सुना दोगे उल्टा। तो सावधान रहे। तीसरे दिन आ जाते हैं वेडनेसडे के दिन, आपको ग्रीन कलर पहनना चाहिए, हरा, बुध। ठीक है, चौथे दिन आ जाते हैं हल्दी धारण कर लीजिए, या तो मस्तिष्क पे जैसे मैं धारण करती हूँ, या फिर पीला पहन लीजिए। बहुत सारी फीमेल्स है जो पहनती भी हैं, फास्ट भी करती हैं थर्सडे के। फ्राइडे अगेन वाइट, पिंक पहनना चाहिए आपको। सैटरडे के दिन ब्लू, ब्लैक पहन सकते हो अगर शनि खराब नहीं है, अगर पैरों में, घुटनों में दर्द नहीं होता, बाल ज़्यादा नहीं झड़ते, तब पहनना है। ठीक है, तो इसमें भी लॉजिक है। अब आप आ जाइए संडे के दिन। अगेन अगर संडे को आप ऑरेंज कलर पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। पिताजी की सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ना घर में ही सारे ग्रह हैं, आपको समझ आना चाहिए बस। चलिए, अब एक आखिरी सवाल, पक्का ये आखिरी सवाल ही है। हाँ। 2026 किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है? देखिए, सबसे अच्छा तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मीन राशि के लिए थोड़ा डाइसी रहेगा। मेरी खुद की राशि है तो मुझे पता है कि अप एंड डाउन्स आएंगे ये साल मेरे साथ, तो ठीक है। बाकी तो सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय करते रहो, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे लोग, डिजिटल वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2026 में, तो ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया, उपाय करते रहो छोटे छोटे। चलिए, कुंभ राशि के लिए तो कुंभ है मेरी। कुंभ राशि बहुत पैसा कमाने वाले हो आप। अच्छा, बहुत पैसा आएगा आपके पास, आपका जो मटका है ना वो पूरा भरने वाला है। अच्छा, लेकिन राशियों का क्या है, वो जो अखबार में डेट के अकॉर्डिंग रहती है या फिर जो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग है? आपकी जो कुंडली के अकॉर्डिंग राशि होती है वो राशि होती है, जहाँ पे जिस स्थान पे आपकी कुंडली में चंद्रमा है वो आपकी राशि है। ओके, चलिए, आपसे बहुत अच्छी खासी लंबी बातचीत हुई और बहुत मजा आया। काफी चीजें पता चली, उनके पीछे का लॉजिक पता चला। ये नहीं कि ऐसे बस कर दो, जी, क्यों करना है वो समझ में आया। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम हमें दिया, और आपसे बात करके हमें तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गरिमा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। चलिए, हर हर महादेव।